साथियों नमस्कार, मोबाइल पे दुनिया में आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि दाखिल खारिज क्या होता है और ये दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है और दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीनों का दाखिल खारिज होता है और रजिस्ट्री बैनामा जो आप कराते हैं उसको कब तक दाखिल खारिज करा सकते हैं और बैनामा आपका कब तक मान्य होता है और दाखिल खारिज ना करवाने पे क्या होगा और एक ही जमीन के लोग दो दो तीन तीन बार रजिस्ट्री कैसे कर देते हैं और बिना दाखिल खारिज कराई हुई जमीन क्या आप बेच सकते हैं। ये सब सवाल सबके मनों में उपजता है और इसका सब कोई जो दाखिल खारिज इस प्रकार की वीडियो से इंटरेस्टेड है उन सवालों का वो जवाब जानना चाहता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कि आखिर में दाखिल खारिज होता क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं, जब भी आप जमीन रजिस्ट्री कराते हैं और जमीन का बयानामा आप ले लेते हैं तो वहां पे रजिस्ट्री पत्र पे आप खतौनी के जरिए विक्रेता से आप क्रेता बन के ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप वहां पे ले लेते हैं तो वहां पे एक रजिस्ट्री पत्र पे आपका रजिस्ट्री हो जाता है और उसके बाद वहां की कार्रवाई रजिस्ट्री की खत्म हो जाती है। उसके बाद आप तहसील में आप विक्रेता का नाम हटवा कर और आप अपना नाम वहां पे दर्ज कराना चाहते हैं। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। जैसे आप अपना नाम वहां पे दाखिल करना चाहते हैं और जो विक्रेता है उसका नाम वहां से खारिज कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें यूपी से अगर आप हैं तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 के हिसाब से उसके अंदर वो प्रक्रिया दी गई है और उसी धारा के अनुसार आप वाद दाखिल करते हैं और वाद का समय सीमा 35 डेज होने के बाद ही उसके ऊपर कोई आदेश आता है और आदेश आते ही वो आदेश आपके खतौनी पे दर्ज होता है और यही नामांतरण की प्रक्रिया है। दर्ज होता है और जब तक खतौनी पे दर्ज नहीं होता तब तक आपका दाखिल खारिज की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं मानी जाती और यही चीज इसी को दाखिल खारिज करते हैं, इंग्लिश में यानी म्यूटेशन की कार्रवाई इसी को कहते हैं। आगे दोस्तों आगे देखते हैं कि दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन का होता है। तो आगे क्वेश्चन ये बनता है कि दाखिल खारिज किस प्रकार की जमीन का होता है। तो दोस्तों दाखिल खारिज जमीन खरीदते हैं तो जमीन एक कृषि होती है और एक आवासीय होती है। किस पर्पज से आप खरीद रहे हैं और किस पर्पज से नहीं खरीदे, लेकिन जमीन की पहले सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को क्या नाम से दर्ज किया गया है, आवासीय के नाम से दर्ज किया गया है या कृषि के नाम से दर्ज किया गया है। तो जैसे कृषि के नाम से जमीन दर्ज की गई है तो उन जमीनों का दाखिल खारिज होता है, वहीं पे आवासीय के नाम के दर्ज की गई जमीनों का दाखिल खारिज की कोई आवश्यकता नहीं, उसमें रजिस्ट्री से ही आपका काम चल जाएगा। तो दोस्तों अधिकांश जमीनें कृषि की होती हैं और लोग उसे कम टैक्स देकर ही, सरकार को कम टैक्स देकर ही उस जमीन को ले लेते हैं, क्योंकि आवासीय जमीन का सरकारी मालियत के हिसाब से रेट ज़्यादा होगा जिससे उसमें कास्टली पड़ता है। इसलिए लोग कृषि की ज़मीनों को ही आवासीय में लिखा लेते हैं या कृषि में ही लिखा लेते हैं। तो इस प्रकार से वो सरकार को टैक्स देने से बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि जो जमीन की मालियत है या मकान बना है या खेती की जमीन है तो उस प्रकार से आपको अवश्य दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले किसी विवाद से आप बचना चाहते हैं तो उसमें रजिस्ट्री कागजात में अगर दर्ज होता है आप उसके ऊपर स्टैंप शुल्क प्रॉपर जमा कर चुके होते हैं, जिससे आपका पॉइंट मजबूत होता है। वहीं पे दोस्तों आगे देखते हैं रजिस्ट्री बैनामा कब तक मान्य होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि रजिस्ट्री बैनामा का एक्सपायर डेट नहीं होता है, जब तक आप रखना चाहेंगे तब तक वो मान्य रहता है, जब तक कि आप उस जमीन को विक्रय नहीं कर देते तब तक आपका मान्य रहेगा, उसका कोई एक्सपायर डेट नहीं है। हाँ उसमें बदलाव भी हो सकता है, हाँ उसमें निरस्त भी उसको कराया जा सकता है, उसके लिए प्रक्रिया अलग है, वो डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा ही निरस्त कराया जा सकता है। वहीं पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो दाखिल खारिज न करवाने पे क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं या भूल जाते हैं, आवासीय ज़मीन आपने लिया है तो उसमें दाखिल खारिज की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप कृषि की ज़मीन आपने ले रखा है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, मान लीजिए ये सड़क है और इसके बाद ये आपका इधर प्लाट है और आपने इतना छोटा सा इसका अंश ले लिया है और आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है। अगर आप इसके अंदर मकान बना लिया है या घर बना लिया है तब तो ये आपके कब्जे में है, हित में है और आपका रजिस्ट्री पेपर के हिसाब से आप इसके पे कुछ भी या बेच सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर यहीं पे आपने मकान नहीं बनाया है तो जब तक सरकारी रिकॉर्ड में या आपका नाम दर्ज नहीं होगा तब तक ये आप इस जमीन के मालिक नहीं होते। इसका मालिक पुराना ही विक्रेता ही रह जाता है और कुछ समय बाद इस प्रकार की जमीनों को वो बेच देता है। मौका मिलते ही वो जमीन को बेच देता है। तो इसी को लोग कहते हैं कि एक ही जमीन को 2-3 लोगों को बेच दी जाती है। तो साथियों, एक ही जमीन 2-3 लोगों को बेच दी जाती है। इसका कारण यही है कि दाखिल खारिज न कराना या किसी विवाद में फंसकर वो दाखिल खारिज न हो पाना और चुपके से वो इस जमीन को बेच देता है। लेकिन दोस्तों, आजकल ये रजिस्ट्री भी ऑनलाइन है और दाखिल खारिज भी ऑनलाइन चेक की जाती है। उस पर होने वाले विवाद भी ऑनलाइन चेक किए जाते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत कम ही चांस है कि जो एक ही जमीन 2-3 लोगों को बेच दी जाए। आगे क्वेश्चन पे, बिना दाखिल खारिज कराए हुई जमीन क्या बेची जा सकती है? तो दोस्तों, आप बिना दाखिल खारिज कराए हुए जमीन को भी बेच सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्री कागज है तो रजिस्ट्री कागज के से भी आप जमीन बेच सकते हैं और रजिस्ट्री वहाँ पे जमीन के दस्तावेज के दौर पे आपका रजिस्ट्री पत्र ही आपका मान्य होगा और रजिस्ट्री पत्र के हिसाब से ही आप पूरी जमीन आप बेच सकते हैं और उसी के अनुसार ही दोबारा रजिस्ट्री हो जाएगी। इस प्रकार से अगर दाखिल खारिज वो अगला व्यक्ति कराता है तो डायरेक्ट उसके नाम पे दाखिल खारिज हो जाएगा और वो आदेश जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार द्वारा जो जारी किया जाता है वो आदेश उस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। इस प्रकार अगर आप दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूर्ण रूप से चेक करना चाहते हैं तो आप खतौनी निकाल कर उस पर दर्ज है तभी आप माने कि आपकी दाखिल खारिज की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। ओके दोस्तों, धन्यवाद।